अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेस्टवर्ड मूवमेंट के ऊपर है कि किस तरह से अमेरिकन जो थे इनिशियली जहाँ पे सेटल थे वहां से उन्होंने वेस्टवर्ड अपनी मूवमेंट किस तरह से शुरू कर दी, बिकॉज इवेंचुअली अमेरिका एक्सपैंडेड इनटू व्हाट वी सी टुडे, राइट। सो बेसिकली इनकी जो मूवमेंट है इनटू डिफरेंट स्टेट्स वो किस तरह से हुई थी और किस तरह से अमेरिका ने एनेक्स भी किया था। अच्छा जी, सबसे पहले कॉजेज ऑफ वेस्टवर्ड मूवमेंट देख लें कि वेस्टवर्ड क्यों मूव करते थे लोग। अगर इसके ऊपर कोई सवाल आ जाता तो जस्ट कीप इन माइंड दैट यू हैव 10 पॉइंट्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, उसको आपने सिर्फ इलैबोरेट करना है। सो जस्ट कीप लिसनिंग टू मी, कीप नोटिंग पॉइंट्स डाउन, ठीक है। अगेन हैव अ पीस ऑफ पेपर विद यू एंड अ पेन विद यू, नोट डाउन करते जाएं पॉइंट्स। अच्छा, फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी है सबसे जो बड़ी बात है वो ये थी कि जितना वेस्टवर्ड मूव कर रहे हो उतने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नई जमीनें हैं तो भी फ्रीडम वहां पे ज्यादा थी, ठीक है। they were more like खुले डेमोक्रेटिक वैल्यूज over there rather than in जो अमेरिका बन चुका था, तो फ्रीडम की वजह से भी लोग जाते थे। दूसरा ये था कि फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस या एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट पीपल फेल्ट कि हमें महसूस होती है ईस्ट में, वो वेस्ट में उनको नहीं होती थी, बिकॉज अगेन वहां पे पॉपुलेशन ही बहुत कम थी, तो उन्हें लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया। फिर इजी लीडरशिप। अब बहुत सारे लोग वांटेड टू इमर्ज एज लीडर्स बट दे कुडंट इन द ईस्ट बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ renowned and there was a lot of like leaders that were existing over there जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम से लड़े आ रहे थे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम से उनकी parties बनी थी, monopolies बनी थी, and they couldn't fight that. So new people who wanted to emerge as leaders, they shifted to the west because they thought that they had a better chance in the west as well. उसके बाद नेशनल यूनिटी की बात करते हैं तो स्टेट बाउंड्रीज जो थी दे वर नॉट कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन अमेरिका एनीवे। तो मैटर नहीं करता था कि अगर आप न्यूयॉर्क में हैं एक टाइम पे या आप टेक्सास जा रहे हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर विद इन द सेम कंट्री, नेशनल यूनिटी मैटर टू द पीपल ऑफ अमेरिकन्स मोर। सो उनको वेस्टवर्ड मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पॉपुलेशन ग्रोथ, अगेन ईस्ट में आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई थी, सो यू हैड टू डाइल्यूट इट, यू हैड टू मूव इट टू डिफ्यूज इट टू द वेस्टर्न स्टेट्स। फिर इजी एंड चीप लैंड। सो काफी ज्यादा सोल्जर्स जो थे जिन्होंने 1812 की जंग लड़ी थी इंग्लैंड के साथ, ठीक है, 1812 टू 1814 वाली जंग लड़ी थी, दे वर प्रॉमिस्ड लैंड इन द वेस्ट, ठीक है। दो सोल्जर्स स्टार्टेड मूविंग टू द वेस्ट आफ्टर द वॉर। फिर रिमूवल ऑफ इंडियंस, जितने भी इंडियंस आपने रिमूव किए थे स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंड्रयू जैक्सन अंडर द 1830 इंडियन रिमूवल एक्ट, अ लॉट ऑफ इंडियंस देन स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट बिकॉज कोई तो और जगह नहीं थी उनके पास। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक नई चीज इजाद हुई थी, कॉटन जिन, विच इज अ मशीन दैट सेपरेट्स द कॉटन सीड फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। ये मशीन जब इजाद हुई तो कॉटन प्रोडक्शन फटाफट उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया। अराउंड 1822 में अमेरिका ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। अब अमेरिकन सेटलमेंट इन टेक्सास स्टार्टेड टू इंक्रीज। अब लोग आते रहे, अमेरिकन सेटल होते रहे, कोई मसला भी नहीं था बिकॉज मैक्सिकन्स वर अलाउइंग इट, ठीक है। अब मैक्सिकन कॉलोनाइजेशन लॉ आया 1823 में जिसने इवेंचुअली स्टॉप कर दिया। उनको ये डर पड़ गया कि देयर आर मोर अमेरिकन्स इन टेक्सास देन देयर आर मैक्सिकन्स। दे डिड नॉट वांट अमेरिका टू कंप्लीटली एनेक्स द टेरिटरी, सो व्हाट दे डिड वाज ए कॉलोनाइजेशन लॉ लेके आए 1823 में जिसने स्टॉप कर दिया इमिग्रेशन ऑफ पीपल इनटू टेक्सास, ठीक है। इमिग्रेशन बन गया फिर वो। फिर सांटा एना जो था, ही वाज द लीडर ऑफ मेक्सिको और उसकी पॉलिसीज बहुत हार्श होती थी, वो किसी की बात नहीं सुनता था और वो उसके पास जब भी किसी को बेचते थे आप निगोशिएशंस करने, यू वुड जस्ट जेल देम अप, लॉक देम अप, सेंड देम अवे टू अमेरिका अगेन, ठीक है। तो ये इस बंदे ने ही टुक अ स्टांस एंड ही सेड नो मोर अमेरिकन्स इन द टेरिटरी ऑफ टेक्सास। स्टीफन ऑस्टिन वाज बेसिकली सेंट, स्टीफन ऑस्टिन was sent and again he was sent back, ठीक है। was locked up, jailed and then he was sent back to America. फिर जो मैसेकर ऑफ एल्मो बड़ी फेमस चीज है, हुआ ये था कि एक फोर्ट है वहां पे सांता एना, उसने एक एल्मो के नाम से एक फोर्टिफाइड कॉन्वेंट है जिसको सैन एंटोनियो में, एल्मो के नाम से देयर इज अ फोर्टिफाइड कॉन्वेंट इन सैन एंटोनियो जिसपे सीज लेकर दी सांता एना की फोर्सेस ने। फिर जी वहां पे जब लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो बहुत ज्यादा एक वाइड स्प्रेड मैसेकर होने लगा, ठीक है। 3000 मैक्सिकन ट्रूप्स ने बहुत ज्यादा मैसेकर किया। उसके बाद एक बैटल ऑफ सैन हेसिंटो है, ठीक है, 1836 में, that was fought between the Americans and the Mexicans and eventually America won. Santa Anna was removed, he was captured and Sam Houston was put as the president of the independent Republic of Texas. Texas बहुत बाद में जाके around after I think 9 years जाके it became a part of US, ठीक हो गया। And California again it's not a very long story but Texas के ऊपर normally एक लंबा नोट अगर आएगा भी तो आ जाएगा, ठीक है, वरना वेस्टवर्ड मूवमेंट एज अ होल आता है इसका सवाल। स्लेवरी की बात करते हैं, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नीड टू
अंडरस्टैंड एंड अब्सॉर्ब एंड इसको बिल्कुल जहन में बिठा लेना। स्लेवरी, सिविल वॉर, सिविल राइट्स मूवमेंट, दीज थ्री आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मैं बताती जाऊंगी साथ साथ, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिसके ऊपर लाजमी आपको पता है कि जी पेपर में इनमें से किसी एक के ऊपर सवाल आएगा। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। स्लेवरी करते हैं। अच्छा जी, स्लेवरी आई किस तरह थी अमेरिका में, ठीक है, किस तरह से स्लेव्स आए थे। सबसे पहले स्लेव्स की कैटेगरीज थी। एक वो स्लेव्स थे जो पुअर वाइट पीपल थे, जो कि भाग के अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आ गए, उनके पास नौकरियां नहीं थी, दे स्टार्टेड वर्किंग एज स्लेव्स। फिर एस्केप्ड कॉन्विक्ट्स थे जो यूरोप से भागे हुए आए थे और दे स्टार्टेड वर्किंग एज स्लेव्स, या दे वर सोल्ड देयर या दे वर कैप्चर्ड देयर। और फिर किडनैप्ड बॉयज थे जो कि बाकी कंट्री से किडनैप होके बेचे जाते थे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। नीग्रो स्लेवरी सबसे पहले अमेरिका में आई थी सॉरी, नीग्रो स्लेवरी आई थी 1619 में, जब 21 नीग्रो स्लेव्स वर सोल्ड इन वर्जीनिया, ठीक है। इसके अलावा कॉटन जिन की मैंने पहले बात की थी कि उसका इंट्रोडक्शन हुआ था उस मशीन का। अब उस मशीन को चलाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा वर्क फोर्स चाहिए थी। उसके इंट्रोडक्शन से 1793 में उसकी वजह से भी अ लॉट ऑफ लेबर वाज रिक्वायर्ड एंड स्लेव्स वर रिक्वायर्ड, ठीक है। अराउंड जब एट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था, तो 20-20% ऑफ द पीपल इन अमेरिका वर स्लेव्स। इतनी स्लेव्स की पॉपुलेशन थी, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए विच इज कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए। सबसे पहले देयर वाज थॉमस जेफरसन के टाइम पे बैन हो गया था स्लेव ट्रेड के ऊपर 1808 में। उससे हुआ क्या था कि जी स्लेव्स की डिमांड और बढ़ गई थी, बिकॉज स्लेव्स बिकेम अ कमोडिटी जो बहुत कम थी। तो अंदर ही बहुत ज्यादा ना इधर उधर से किडनैप होते गए स्लेव्स, नॉर्थ साउथ भेजे गए, ये बहुत मसले चलते रहे। सो इट डिड नॉट पुट एन एंड टू स्लेवरी, इट जस्ट पुट अ बैन टू इंटरनेशनल स्लेव ट्रेड, ठीक है। उसके बाद ये मसले स्लेवरी के चलते जा रहे थे कि जी एक टाइम आया जब मिजूरी को आपने एंटर कराना था यूनियन के अंदर, ठीक है। मिजूरी हैड टू एंटर इनटू द यूनियन व्हिच वाज अमेरिका। अब ये प्रॉब्लम था कि शुड इट बी एंटर्ड एज अ स्लेव स्टेट और अ स्लेव फ्री स्टेट, ठीक है। अब ये इस पॉइंट तक आपकी इक्वल नंबर ऑफ स्लेव स्टेट्स थी और फ्री स्टेट्स थी मिजूरी से पहले। मिजूरी आया तो उन्होंने कहा ये तो बैलेंस खराब हो जाएगा, ठीक है। 12वीं अगर स्लेव स्टेट बन गई तो ये तो बड़ा मसला होगा, 11वीं 11 ही रहनी चाहिए। अब ये डिबेट एक साल तक चलती रही और फिर मेन की एंट्री हुई थी इनटू द अमेरिका। तो फिर ये मिजूरी कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि मिजूरी विल बी एंटर्ड एज अ स्लेव स्टेट, ठीक है। मिजूरी एडमिटेड एज अ स्लेव स्टेट, मेन विल बी एडमिटेड एज अ फ्री स्टेट, एंड एवरीथिंग अदर देन मिजूरी, every state above north of 3630 latitude will be slave free, ठीक है, एंड एवरीथिंग बिलो इट विल बी अ स्लेव स्टेट, ठीक हो गया। ये तीन चीजें हुई थी मिजूरी कॉम्प्रोमाइज में ऑफ 1820। ये अगर आपको नजर आ रहा हो लुक एट द स्लाइड, तो दिस इज द मिजूरी कॉम्प्रोमाइज लाइन, ठीक है। ये मेन एडमिट यहाँ पे था, मेन वाज एडमिटेड एज अ फ्री स्टेट, मिजूरी वाज एडमिटेड एज अ स्लेव स्टेट। तो मिजूरी के बेसिकली अलावा एवरीथिंग ऊपर जो है वो एक फ्री स्टेट है और एवरीथिंग नीचे वाज अ स्लेव स्टेट, ठीक हो गया। अच्छा जी, मिजूरी के कॉम्प्रोमाइज के अलावा अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट थी काफी ज्यादा, ठीक है, और भी चीजें हो रही थी साइड बाय साइड टू फ्री द स्लेव्स। सबसे पहले उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मिसिसिपी कॉलोनाइजेशन सोसाइटी व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1831। ये क्या काम करती थी कि ये ट्रांसपोर्ट करती थी स्लेव्स को बैक टू अफ्रीका फ्रॉम वेयर दे केम फ्रॉम। इसके अलावा एक जर्नल था जो कि विलियम गैरिसन ने स्टार्ट किया था बॉस्टन में बाय द नेम ऑफ द लिबरेटर। इसमें उसने कहा था कि व्हाई आर यू सेंडिंग स्लेव्स बैक टू अफ्रीका, स्लेव्स शुड बी फ्रीड एंड दे शुड बी अलाउड टू लिव इन अमेरिका बिकॉज दे आर द सिटीजंस ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी चीज थी अंडरग्राउंड रेल रोड्स, थ्रू विच करते क्या थे कि जी सदर्न स्टेट से जो स्लेव स्टेट से स्लेव फ्री स्टेट्स में भेजना ट्रांसपोर्ट करते थे थ्रू अंडरग्राउंड रेल रोड्स, ठीक है। तो ये भी साइड बाय साइड काम चल रहा था। अब ये काम चल ही रहा था कि प्रॉब्लम ये आ गया कि जी कैलिफोर्निया की एंट्री होनी है 1859 में और 49 में। तो जी कैलिफोर्निया अब स्लेव स्टेट होगा या फ्री स्टेट, एग्जैक्टली वही सवाल आ गया, ठीक है। अब कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850 तब वहां पे एक और चीज हुई थी लॉन्च, ठीक है। अब दिस वाज वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्योंकि ये लाई गई थी आपके हेनरी क्ले लेके आया था, ठीक है। अब इसमें एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स ये थे कि कैलिफोर्निया शुड बी अलाउड टू एंटर द यूनियन एज अ फ्री स्टेट, किसी आपके ऊपर आ रहा है। फिर टेक्सास जो था वो बाउंड्री क्लेम कर रहा था न्यू मैक्सिको से, ठीक है, सेंटा फे तक वो बेसिकली अपना बाउंड्री क्लेम कर रहा था, ठीक है। अब इसका भी सवाल था कि क्या क्या, तो 2-3 मसले थे जो कि सॉल्व हुए थे इसके अंदर, ठीक है, सपोजिटली सॉल्व हुए थे,
ठीक है, सबसे पहला आया था कि नॉर्थ को क्या मिल रहा है और साउथ को क्या, नॉर्थ गेट्स एंड व्हाट डज साउथ गेट। सबसे पहली चीज जो नॉर्थ को मिल रही थी कि कैलिफोर्निया वाज एडमिटेड एज अ फ्री स्टेट, ठीक है, और इसके अलावा नॉर्थ को मिला था कि स्लेव ट्रेड जो थी वो प्रोहिबिट हो गई थी डीसी में, ठीक है, लेकिन साउथ को ये मिला कि स्लेव होल्डिंग फिर भी परमिटेड थी डीसी के अंदर, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। फिर टेक्सास इट लॉस्ट इट्स बाउंड्री विद न्यू मैक्सिको, लेकिन उसकी जगह टेक्सास को मिला क्या था, इट गॉट 10 मिलियन, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कुछ चीजें थी जो 1850 के कॉम्प्रोमाइज में डिस्कस हुई थी, अंडर डिस्कशन थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर लेट्स से अ प्रॉपर क्वेश्चन। कभी नोट इस तरह नहीं आएगा कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850 में, हार्डली कभी आया होगा, कभी एक आधी बार, ठीक है। नॉर्मली स्लेवरी एज अ होल के ऊपर कोई सवाल आता है, ठीक है। ये अगेन आपका आ गया कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850, या मिजूरी कॉम्प्रोमाइज लाइन आ गई, इसको देख लीजिएगा आप बाद में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्लेव ट्रेड वाज अबॉलिश्ड बट स्लेव होल्डिंग वाज अलाउड इन डीसी, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। यू डोंट नीड टू मेक अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैप, ठीक है, यू जस्ट नीड टू बी कंफर्टेबल विद द मैप ऑफ अमेरिका। आप ऐसे करके भी बना लें तो काफी है, मतलब कोई तो मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज द लेबलिंग इज देयर, ठीक है। अच्छा जी, रोड टू सिविल वॉर की बात करते हैं। अब स्लेवरी का तो इशू चल ही रहा था, ये जो तीनों चीजें मैंने बताई हैं। अब एक दो तीन चीजें और भी थी जो प्रॉब्लम करती उस पॉइंट पे। सबसे पहला था आपका कैंसस नेब्रास्का एक्ट ऑफ 1854, ठीक है। कैंसस नेब्रास्का एक्ट जो प्रपोज किया गया था स्टीफन डगलस ने इन 1854, उसमें कहा यह गया था कि जी स्लेवरी शुड बी परमिटेड इन एनी स्टेट दैट वांट्स टू अलाउ स्लेवरी। इट वॉज बेसिकली ब्लेटली गोइंग अगेंस्ट द मिजूरी कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1820, जिसकी वजह से बहुत गुस्सा भी चढ़ा था ऑपोजिट पार्टी को, ठीक है। उन्होंने कहा था पॉपुलर डिमांड के ऊपर डिसाइड होना चाहिए कि भाई स्लेव स्टेट है या फ्री स्टेट है, ठीक है। अब ये नेब्रास्का और कैंसस दोनों ही 3630 पैरेलल लाइन के ऊपर आती हैं, व्हिच मींस कि दोनों को ही बेसिकली फ्री स्टेट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। बोथ ऑफ देम वर एडमिटेड एज स्लेव स्टेट, लेकिन बाद में चेंज हो गया था स्टेटस, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड हुआ जी कि अब आपने एक को कैंसस जो है वो स्लेव स्टेट की तरह के तौर पे अंदर एंटर होगा, और नेब्रास्का जो है वो फ्री स्टेट होगा, ठीक है, एंटर होगा विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बहुत बाद में जाके कैंसस और नेब्रास्का का इशू सॉल्व हुआ था, बिकॉज कैंसस और नेब्रास्का का इशू वेदर इट बी अ स्लेव स्टेट और फ्री स्टेट, इट डिस्टर्ब्ड द मिजूरी कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1820, ठीक है। तो वो बिल्कुल रद्द हो गया था जब वो पास हुआ कैंसस नेब्रास्का एक्ट, तो उसकी वजह से मिजूरी कॉम्प्रोमाइज की कोई वैलिडिटी रही नहीं थी, ठीक है। उसकी वजह से आपकी बहुत बड़ा रीजन था ऑफ गोइंग टुवर्ड सिविल वॉर, ठीक है। फिर अच्छा ड्रेड स्कॉट केस हुआ था 1857 में, ठीक है। ड्रेड स्कॉट जो था वो एक नीग्रो स्लेव था, और उसने मिजूरी टेरिटरी के मिजूरी टेरिटरी के अंदर रिफ्यूज कर दिया कि मेरा मास्टर जो है वो मुझे बेच नहीं सकता, बिकॉज मिजूरी के साथ जो टेरिटरी लगती है वो दैट इज अ फ्री स्टेट। अब फ्री स्टेट में आप मुझे नहीं, नॉट मिजूरी अगेन, मिजूरी वाज नॉट अ फ्री स्टेट, मिजूरी के साथ टेरिटरी थी फ्री स्टेट, आप बेच नहीं सकते मुझे उसमें, ठीक है। ये बहुत बड़ा केस बन गया था। अब उसका जो ही वन द केस इन द लोअर कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो ओवरटर्न कर दिया था डिसीजन को। अब इसमें हम देखेंगे कि इश्यूज क्या थे और जजमेंट क्या थी सुप्रीम कोर्ट की। इश्यूज थे कि वेदर ड्रेड स्कॉट इज सिटीजन ऑफ मिजूरी और इज ही एंटाइटल्ड टू सू इन अ फेडरल कोर्ट, वेदर हिज टेम्पररी स्टे इन मिजूरी एंटाइटल्स हिम टू फ्रीडम, और जी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है क्या मिजूरी कॉम्प्रोमाइज की। तो कोर्ट ने बड़े सीधे अल्फाज में कहा था कि ड्रेड स्कॉट is not a person, he's property. Slaves are property and they cannot deprive people of their property. Dred Scott is not a citizen of Missouri itself. और तीसरा उन्होंने ये कहा था कि जी मिजूरी कॉम्प्रोमाइज की कोई वैलिडिटी है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी जगह कैंसस नेब्रास्का एक्ट आ गया था, लिहाजा ड्रेड स्कॉट कैन बी सोल्ड। दिस बेसिकली काफी ज्यादा गुस्सा क्रिएट किया था नॉर्दर्नर्स के अंदर, हु रियली वांटेड दिस केस टू बी वन, और उन्होंने इवेंचुअली कहा था कि मे बी द प्रेसिडेंट हैज कोलूडेड विद द जजेस, ये भी इल्जाम लगा दिया गया था, ठीक है। फिर जी थी लिंकन और डगलस की बड़ी हीटेड डिबेट्स थी। अब्राहम लिंकन हु वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट स्लेवरी, ठीक है, और आपका डगलस जो था, ठीक है, ही वाज वेरी प्रो स्लेवरी, और इनकी डिबेट्स थी। और बड़ा फेमस सवाल लिंकन ने पूछा था, इफ यू दिस शुड बी इन एनी ऑफ द बुक दैट यू आर यूजिंग इन यूएस हिस्ट्री, और उसमें यह था कि कैन द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टेरिटरी इन एनी लॉफुल वे एक्सक्लूड स्लेवरी फ्रॉम इट्स लिमिट्स प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद बहुत एक फेमस लाइन बोली गई थी अब्राहम लिंकन की, प्लीज नोट कर लीजिए, इसको अपने एग्जाम में भी लिखिएगा, दैट अ गवर्नमेंट कैन नॉट एंड्योर परमानेंटली हाफ स्लेव एंड हाफ फ्री, ठीक है, इसको मेंशन कीजिएगा, नीचे लिखिएगा लिंकन ने ये कही ये बात। तो अगेन एक बड़ा अच्छा होता है, ब्लैक पॉइंटर से लिखिएगा तो बड़े मतलब मार्क्स आपके, अगेन अब एस्थेटिक्स इंक्रीज होती है आपके पेपर की, मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्शन ऑफ 1860 में जी अब्राहम लिंकन वन,
और एमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया था उसने 1863 में, जिसमें कहा गया था कि स्लेव्स विद इन एनी स्टेट और डेजिग्नेटेड पार्ट ऑफ अ स्टेट इन रिबेलियन शैल बी thenceforth forward and forever free. He freed all the slaves in the states that were at war in 1863. Let that sink in. Let that sink in. आपके उसमें आप सोचें इसके बारे में कि उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया आराम से ड्यूरिंग द सिविल वॉर, एंड इट वाज अ ह्यूज स्टेप टू टेक फॉर प्रेसिडेंट हिमसेल्फ. और कितनी ज्यादा फोर्स, कितनी ज्यादा पावर्स उसके साथ थी, कितनी ज्यादा यूरोपियन पावर्स उसको सपोर्ट किया, कितने ज्यादा स्लेव्स जो थे एकदम से इंक्रीज हुए नंबर में, जिनको फाइनली पता चला दैट दे आर नॉट प्रॉपर्टी, दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. आई एम गोइंग टू टेक दिस, आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है, एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर.